Hello students, this is Hannah Chawla from Horizon Tutorials, your math teacher. Let's begin our new journey, Mathematics का chapter 1, Real Numbers from NCERT. शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के पार्ट से. हमारा पहला एक्सरसाइज 1.1 बेस्ड है एक थ्योरम पर. ओके, जो थ्योरम यहाँ लिखा हुआ है. बट थ्योरम को हम शुरू करें उसके पहले उसकी कुछ बारीकियों को, उसके कुछ टर्म्स को क्लियरली समझना होगा. वो टर्म्स क्लियर हैं तो थ्योरम क्लियर है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं टर्म्स से. जैसे कि इस थ्योरम में आप नोटिस करोगे दैट वी आर मेंशन दी वर्ड्स लाइक कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स, एंड ऑफ कोर्स वी मस्ट फर्स्ट बी वेरी क्लियर कि प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं. प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? सम ऑफ यू मस्ट बी नोइंग ऑलरेडी, राइट. फिफ्थ से हम लोग सीखते आ रहे हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. यस, प्राइम नंबर्स एरोगेंट होते हैं. यस, दे आर एरोगेंट, सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल 7 1s are 7 and 1 7s are 7. 7 सिर्फ खुद के ही टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा और किसी भी टेबल में वो नहीं आएगा. In simple words, same is with 19. So there are many such numbers which are arrogant. You can call them prime numbers. Okay, इनके दो ही फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 23 के फैक्टर्स दो ही हो सकते हैं, एक खुद 23, दूसरा 1. जबकि बाकी नंबर्स के साथ ऐसा नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल 20 is a multiple of 2, it's the multiple of 4, it's the multiple of 5, 10 and so on. So ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स. ओके, तो एक ये डिफ्रेंशिएशन काफ़ी क्लियर होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं. यहाँ पर एक बार दोबारा लिख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल 20 के फैक्टर्स कौन कौन है? 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, खुद 20 भी है. बट इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ 17, तो 17 के फैक्टर्स मुझे सिर्फ 2 ही मिलेंगे, एक खुद 17 और एक 1. सो इफ वी गो फॉर डिफाइनिंग द प्राइम नंबर्स वी कैन से दैट प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स. Okay, whereas composite numbers have more than 2 factors. You can see काफ़ी numbers हैं यहाँ पर. Okay, तो composite numbers के factors 2 से ज़्यादा होते हैं, prime numbers के सिर्फ 2 ही factors होते हैं, वो खुद और 1. तो शुरू करते हैं अभी theorem से. The fundamental theorem of arithmetic. What does this theorem say now? Every composite number can be expressed as a product of primes. हर कंपोजिट नंबर्स को आप प्राइम्स के प्रोडक्ट में दिखा सकते हो, यानी उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. ये जो फैक्टराइजेशन होता है ना, वो यूनिक होता है. मैं आपको समझाऊंगी क्लियरली अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर. नाउ इस थ्योरम को समझने के लिए हमें सीता और गीता हेल्प करेंगी. फॉर एग्जाम्पल सीता फैक्टराइज करती है नंबर 30 को. शी बिगिंस विथ 5 6 are 30, then she takes 2 3s are 6, 3 1s are 3. So she says that 30 is equal to 5 into 2 into 3. Since this is prime factorizations, all the numbers on the left have to be prime. Okay, 5 2 and 3. Now यहाँ पर है गीता. गीता को भी सेम नंबर दिया जाता है 30 फैक्टराइज करने के लिए, बट शी बिगिंस विथ 3 10s are 30, then she takes 2 5s are. So she says that 30 is equal to 3 into 2 into 5. कंपेयर करिए, जो फैक्टर्स सीता को मिले हैं वही फैक्टर्स गीता को मिले हैं. सीता को फैक्टर्स मिले हैं 5 2 and 3. यही फैक्टर्स गीता को भी मिले हैं, दैट इज 3 2 and 5. फैक्टर्स तो वही हैं. ओके, तो इवन अगर आप भी 30 का फैक्टराइजेशन करोगे, आपको हो सकता है आप 2 से स्टार्ट करोगे तो 2 3 और 5 मिलेंगे. बट 2 3 और 5, क्या ये पॉसिबल है कि इन 3 नंबर्स को छोड़ के कोई और ही फैक्टर आ जाए? तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. नंबर्स यानी कि प्राइम फैक्टर्स तो यही रहने वाले हैं, 5 2 and 3.
हो सकता है कि उनके ऑर्डर में डिफरेंस हो। ओके, जैसे इसका ऑर्डर था 5, 2 एंड 3, इसका ऑर्डर था 3, 2 एंड 5। अगर आपने किया तो आपको आया 2, 3, 5, कुछ भी पॉसिबल है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है कि हर कंपोजिट नंबर को आप इस तरीके से प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो। ओके, हर कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, और जो भी फैक्टर्स आपको मिलते हैं ना वो यूनिक है। यूनिक मतलब कि नंबर्स वही रहेंगे चाहे आप करो या कोई और उसे करे, वो फैक्टर्स जो हैं वो यूनिक रहने वाले हैं। फर्क कहाँ हो सकता है? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। सो आई होप द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज वेरी क्लियर टू यू। अभी इसी थ्योरम पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि HCF और LCM। इसीलिए हमारी पहली एक्सरसाइज जो है वो कम्प्लीटली HCF LCM पर ही बेस्ड है, बिकॉज HCF LCM इस कॉन्सेप्ट, इस थ्योरम पर बेस्ड है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम सीखेंगे HCF और LCM फाइंड करना। आप सोचते होगे कि अरे यार ये तो हम 6th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। HCF और LCM फाइंड करने के 3 मेथड्स आपको ऑलरेडी क्लास 6 में सिखाए गए हैं। यहाँ पर क्लास 10 में क्यों इसे वापस से लाया गया है? डोंट वरी, इसके काफ़ी एडवांस क्वेश्चंस आपको रेफरेंस बुक में मिलने वाले हैं। अभी हम शुरू करते हैं अपने कॉन्सेप्ट से। हम सीखेंगे दोबारा HCF और LCM को फाइंड करना। सो अभी हम यूज़ करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 30, 45 एंड 60। उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 30 का, 45 का और 60 का। आई एम बिगिनिंग विथ 3। So here I get that 30 is equal to 3 into 2 into 5. Now 45, 5 9s are, so 45 is equal to 5 into 3 into 3. Now 60. 60 is equal to 5 into 2 into 2 into 3. ओके, तो हमने सबको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है? वी हैव टू पिक फॉर द नंबर्स विच आर कॉमन इन ऑल द 3. यू कैन ऑब्जर्व दैट 3 इज प्रेजेंट इन ऑल द 3 नंबर्स। तीनों के इसमें है, प्रोडक्ट फॉर्म में है। नाउ व्हाट एल्स डू वी हैव कॉमन? 5, 5, 5। 5 भी ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। 5, 5 and 5. Do we have anything common in all the 3? Then the answer is 2 तो है, बट वो 2 में कॉमन है तो हम नहीं ले सकते। ओके, सो HCF में स्ट्रिक्टली हमको वो नंबर्स लेने होते हैं जो तीनों भी नंबर्स में कॉमन हो। सो हमने ऑब्जर्व किया 5 तीनों में है, 3 तीनों में है, तो HCF ऑफ द गिवन नंबर्स विल बी 5 into 3, दैट इज 15। तो 15 जो है वो HCF है। अभी इन्हीं 3 नंबर्स का हम LCM फाइंड करेंगे। आपको ऑब्जर्व करना ये है, यहाँ पर हमने क्या किया। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन तो सेम रहने वाला है नंबर्स का। LCM में क्या डिफरेंस है वो ऑब्जर्व करिए। आई एम री राइटिंग 30 was equal to 3 into 2 into 5. 45 is equal to 5 into 3 into 3. Then we have 60 which is equal to 5 into 2 into 2 into 3. Okay, चलो पिक करते हैं numbers which were common in all the 3. 5, 5 and 5. 5 is there in all the 3. Then now I am picking another number which is common in all the 3. 3, 3 and 3. ये तो सेम वही काम हो गया जो हमने HCF में किया। LCM में
हमको अभी और नंबर्स ढूंढने हैं कि क्या 3 में तो जो कॉमन थे वो हमने ले लिया, जो तीनों में कॉमन था। अभी ऐसा ढूंढो कि क्या कोई ऐसा फैक्टर है, तीनों में नहीं सही बट एटलीस्ट किसी 2 में है। अगर ऐसा है तो लेट्स सी 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम लोग 2 को भी पिक करेंगे। 2 is common in at least 2 of the numbers। अभी और कुछ कॉमन है, कॉमन इन एनी 2 नहीं है। ओके, तो आप ऑब्जर्व करोगे 3 यहाँ पर और यहाँ पर 2 वो कहीं पर भी नहीं थे। ओके, यानी कि कॉमन नहीं थे। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स इस तरीके से लिखना है आपको, 30, 45, 60। हाउ डू वी कॉल इट? एलसीएम ऑफ 3, 30, 45 एंड 60 इज, पहले कॉमन इन ऑल द 3 लिख दो, दैट इज 5, देन वी हैड 3, देन वी हैड 2 विच वॉज कॉमन इन 2। तीनों कॉमन नंबर्स आ गए। अभी जो बच गए ना उनको भी आपको पिक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर 3 था जो कॉमन नहीं था और यहाँ पर 2 है जो कि कॉमन नहीं था। अभी हमने तीनों ले लिए, कॉमन इन ऑल द 3, देन कॉमन इन एनी 2, देन अनकॉमन फैक्टर्स को भी हमने पिक कर लिया। 15 2 ज़ा 30, 30 3 ज़ा 90, 90 2 ज़ा 180। तो 180 इज द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। सो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा एचसीएफ में और एलसीएम में। नाउ यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आपने फेस की होगी। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, बट एलसीएम फाइंड करने का एक और आसान तरीका है। अगर आसान तरीका है तो मैंने ये क्यों बताया आपको, क्योंकि रेफरेंस बुक के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके लिए इस फंडामेंटल की भी ज़रूरत होगी। इसके लिए इट इज़ बेटर टू गेट दी थिंग्स क्लैरिफाइड। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं एलसीएम फाइंड करने का ईजियर तरीका। वी हैव टू फाइंड दी एलसीएम ऑफ 24 एंड 16। 24 and 16. Let's begin with 2. Again 2. ये भी आप सीख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। इसे कहते हैं कॉमन डिवीजन मेथड, क्योंकि आप दो नंबर्स को कॉमन लेडर पे ले करके एक साथ दोनों को डिवीजन करते जा रहे हो, इसलिए इस मेथड का नाम है कॉमन डिवीजन मेथड। इसमें एलसीएम कैसे निकलता है? एलसीएम विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज नंबर्स विच विल बी 16 3s विच इज 48. So LCM of 24 and 16 is 48. तो ये था कॉमन डिवीजन मेथड। जिस सम में आपको सूटेबल लगता है कि इसे यूज़ किया जा सकता है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। और इफ़ यू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ कन्वीनियंट फॉर फाइंडिंग एलसीएम, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अनदर थिंग एज वेल। यहाँ पर हमने 24 और 16 दोनों का क्या फाइंड किया? एलसीएम। दोनों का एचसीएफ भी फाइंड करते हैं। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं एचसीएफ फाइंड करने के लिए, क्योंकि एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना होगा रिलेटेड टू एचसीएफ एंड एलसीएम। Okay, let's write these numbers in product form. Now HCF, bear in mind that we consider only common factors. For example, ये common हुआ, ये कॉमन हुआ और ये कॉमन हुआ। सो HCF विल बी 2 into 2 into 2 दैट इज 8। नाउ मैं 24 और 16 का HCF भी जानती हूँ,
मैं 24 और 16 का LCM भी मैंने यहाँ पर फाइंड किया विच वॉज 48. LCM of 24 and 16 was 48 and HCF of 24 and 16 we got as 8. See, there is a concept which says that अगर किसी दो नंबर्स के HCF को और उसके LCM को मल्टीप्लाई करोगे then it will be equal to the product of the numbers. ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें सिखाया गया है that HCF into LCM is equal to product of numbers. बट हम क्यों माने? हमें आई थिंक हमें चेक करके देखना चाहिए कि क्या वाकई ऐसा होता है कि HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है. तो इस चीज़ को अभी हम वेरीफाई करेंगे बाय डूइंग LHS RHS. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स राइट हैंड साइड मैं पहले फाइंड कर रही हूँ. हमारे नंबर्स कौन से थे? 24 और 16. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 24 if multiplied to 16 will give me 384. HCF LCM को मल्टीप्लाई करके देखते हैं. HCF और LCM भी हमने फाइंड कर चुके हैं. HCF was 8, LCM 48. करो मल्टीप्लाई, you will find that this is also 384. दोनों सेम है. Hence, it is verified that HCF into LCM is always equal to product of numbers. एक और important फंडा है that we must always remember that LCM is equal to HCF multiply by uncommon factors. अभी इसको आप वेरीफाई करके देखो कि क्या ऐसा होता है. LCM is equal to HCF multiply by uncommon factors, because this funda we shall be using in reference book several times. Okay, now moving further, I hope this is clear to you that HCF into LCM is equal to product of numbers. Exercise 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. दी सिंपलेस्ट क्वेश्चन, बस हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और इन नंबर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख के दिखाना है. सो वी हैव 3 सम्स, वी हैव चूजन 3 सम्स. देयर आर आई थिंक 2 मोर इन द टेक्स्ट बुक, बट वी हैव चूजन दीज 3. सिर्फ हमें क्या करना है? वी हैव टू एक्सप्रेस द प्रोडक्ट, एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. इस नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में दिखाना है. आई एम बिगिनिंग विथ 5. 5 now 3 So 3825 is equal to 5 into 5 into 3 into 3 into 17. बस प्राइम फैक्टराइजेशन करना था क्वेश्चन नंबर 1 में. दैट वी डिड. लेट्स बिगिन विथ अ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5005. वन 1001. अभी मान लो मैं यहाँ पर आकर के स्टक हूँ कि अरे ये 1001 किससे जाएगा. in this case I think you should try prime numbers. Okay, here I am trying this number as 11. 11 nines are
99, 1 कैरी हुआ, 11 1 जा 11. Now 13 7 जा 7 1 जा 7. So 5005 will be written as 5 into 11 into 13 into 7. Question number 3, 7429. अगर आप इस नंबर को कर रहे होंगे तो आपने ट्राई किया होगा, अरे यार ये तो 3 से नहीं जा रहा है, 7 से नहीं जा रहा है. तो ऐसे नंबर्स के लिए आप क्या करो, थोड़े 2 डिजिट के प्राइम नंबर्स, नहीं हुआ तो आगे का 21 से लेके 30 के बीच में 29 आया, 31 आया, ऐसे नंबर से आपको ट्राई करते रहना चाहिए. नाउ फॉर 7429 दिस नंबर विल गो बाय 17. 17 4 जा 68, then 17 3s are 51, and then 17 7s are 119. Now this 437, this will go by 23. 1s are 207, and then 9s are 19, 1s are 19. So 7429 is equal to 17 into 23 into 19. We are done with question number. Let's begin with question number 2. Find HCF and LCM and verify. HCF into LCM is product of numbers. ये फंडा हम इंट्रोडक्शन के टाइम पर सीख चुके हैं, बट अभी हमें इसे वेरीफाई करना है कि क्या वाकई में ऐसा होता है दैट HCF into LCM is product of numbers. तो उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 26 एंड 91. हम 26 और 91 दोनों का HCF भी फाइंड करेंगे और LCM भी फाइंड करेंगे. 13 2s are and then 2 1s are 2. 13 7s are. So here we observe that that 26 is equal to 13 into 2, whereas 91 is equal to 13 into 7. HCF में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर को पिक करेंगे. सो 13 इज HCF. बट इन केस ऑफ LCM we have to pick 13 as a common factor. Besides 2 or 7, the uncommon factors will also be considered. 13 7s are 91, 91 2s are 182. So now for these two numbers, that is 26 and 91, we have HCF 13, we have LCM 182. सब चीज़ें हमारे सामने हैं, नंबर्स भी है, HCF भी है और LCM भी है. बस अभी हमें ये वेरिफिकेशन करना है. इस वेरिफिकेशन को करने के लिए अभी हम पहले प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड यानी HCF इंटू LCM का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. HCF into LCM, 13 into 182, which is equal to 2366. And now right hand side, that is product of numbers. The numbers given to us are 26 and 91. इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे. We will find the product same, that is 2366. So it is rightly said that HCF into LCM is always equal to product of numbers. Hence here we will claim that the given fact is verified, क्योंकि हमारा LHS RHS दोनों सेम आया. दोबारा से एक नया सम करते हैं. 510 and 92. It is probably the sub question 3. 510 and 92. Beginning with 5. Sorry. So 510 we'll try finding some space first.
Yeah. 510 is equal to 5 into 2 into 17 into 3, and 92 is equal to 2 into 2 into 23. When we try finding HCF, we observe that the common factors is only one, is only factor 1, 2. 2 is the only common factor between 510 and 92. Now for finding LCM, 2 is this common factor. Besides all uncommon factors also we will have to consider. Into 17 into 3 into 2 into 23. The product of all these is 23460. So the numbers were 510 and 92. HCF was 2 and LCM is 23460. We have to verify LHS, that is HCF into LCM. Verify करके देखते हैं. HCF 2 था and LCM is 23460. The product will be 920. Right hand side, product of numbers, that is 510 into 92. ये प्रोडक्ट भी आपको 46920 ही मिलेगा. Since LHS is equal to RHS, the given fact is verified. The question number 2 is over. Let's proceed to question number 3. Find the LCM and HCF. Question number 3, find the LCM and HCF. See, there were 3 sub questions. I am just doing the first one because I feel it is the simplest complex for a 10th grader. So I have chosen only first number sub question. We have to find the LCM and HCF. 12, 15 and 21. 2, 6. So 12 is equal to 2 into 2 into 3. 15 is equal to 3 into 5. 21 is equal to 3 into 7. HCF should be the factor which is common among all the 3. The common factor among all the 3 is 3. So we shall take 3 as the HCF. Now LCM, 3 as a common factor. Now remaining other factors, 2 into 2 into 5 into 7. 2 2s are 4, 4 5s are 20, 23s are 60, 60 into 7, 420. So for the given numbers, HCF is 3, LCM is 420. So let's begin now with question number 4. Question number 4, given that HCF of 306, 657 is 9. दो नंबर्स का हमें HCF दिया हुआ है. कौन से दो नंबर्स हैं ये? 306, 657. इन दोनों का HCF हमें दिया गया है. What we have to find is LCM. अगर उन्होंने हमें HCF दिया है तो LCM फाइंड करने को बोला है. इसका मतलब ये है कि हम किसी मेथड से, यानी कॉमन डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम LCM नहीं फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक फंडा है. कौन सा फंडा है ये? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. इसमें LCM को छोड़कर हमारे पास बाकी के तीनों नंबर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर HCF
into LCM is equal to product of numbers. यहाँ पर हम assume करेंगे कि LCM जो है वो x है, वो स्टेटमेंट लिखा नहीं है. HCF is given as 9. I have assumed that LCM is x. Product of numbers will be 306 multiplied by 657. इस फंडा से यहाँ पर 4 अलग अलग नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसके अलग अलग क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं. कभी LCM मिसिंग होगा तो बाकी के तीनों नंबर्स आपको दिए रहेंगे एंड वाइस वर्सा. कुछ भी एक अगर मिसिंग है तो बाकी के 3 नंबर्स आपको क्वेश्चन में होंगे. x यहीं पे रखा, 9 उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा. 9 3s are 27, 4s are. Therefore x is equal to 34 into 657. X is equal to 2233 8. So LCM of 306 657 will be 2233 8. Fine. Let's begin with our next question. Question number 5. Check whether 6 raised to n. This is 6 raised to n. Check whether 6 raised to n can end with 0. इसका मतलब ये है, वो आपको पूछना चाहते हैं कि 6 का पावर कभी मान लो 2 हुआ, 6 का पावर 5 हुआ या फिर 17 हुआ. क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि जब आप इसको इवेल्युएट करोगे, फॉर एग्जांपल 6 रेज टू 5, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 हम करते गए और उसका जो भी वैल्यू आता है उसका यूनिट डिजिट 0 होगा. क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि उसके इवेल्युएशन में 0 यूनिट डिजिट आए? ऐसा आपको पूछा गया है. नाउ द थिंग इज कि 6 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? 2 और 3. और आप 6 रेज टू 2 पकड़ लो मान लो, तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू 3, एक बार और 2 इंटू 3 आ जाएगा. क्या इनका प्रोडक्ट करेंगे तो यूनिट डिजिट में 0 आने की पॉसिबिलिटी है? 6 रेज टू 3 ले लिया, यूनिट डिजिट में 0 लाने के लिए 2 और 3 काफ़ी नहीं होंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट में अगर 0 चाहिए यानी वो जो नंबर होगा डेफिनेटली 10 का मल्टीपल होगा. ओके, अगर वो यूनिट डिजिट में 0 है तो. और 10 अगर आपको लाना है तो 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 5. यूनिट डिजिट में 0 चाहिए यानी हमें 10 चाहिए. ओके, और अगर 10 चाहिए तो हमें 2 और 5 चाहिए. फाइन. तो अगर जो भी हमारा बेस नंबर है, जैसे यहाँ पर बेस नंबर दिया था 6, बेस नंबर के फैक्टर्स में अगर 2 और 5 दोनों फैक्टर्स मौजूद हैं तो इन दैट केस उस नंबर के पावर्स के इवैल्यूएशन में यूनिट डिजिट में 0 आएगा. बट 6 रेज टू n में पॉसिबल ही नहीं है कि कभी यूनिट डिजिट में 0 आए. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 6 के 2 फैक्टर्स कौन से हैं? एक 2 है, एक 3 है. 5 वहाँ पर नदार दैट 5 है ही नहीं वहाँ पर. सो 2 and 5 बोथ आर रिक्वायर्ड इन दी फैक्टर्स ऑफ द बेस सो दैट वी गेट 0 एट दी यूनिट प्लेस. अभी इस केस में ये पॉसिबल नहीं है. तो इसे ये जो सम है एक स्टेटमेंट सम है. हमें यही चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई वो यहाँ पर प्रेजेंटेशन के साथ कैसे लिखना है देख लो. 6 रेज टू n इज इक्वल टू 2 multiply by 3 raised to n. Here we are clarifying that the factors of 6 are 2 and 3. Whereas in order to get 0 at the unit place, 5 should have also been there apart from 2. वहाँ पर 5 भी होना चाहिए था बट नहीं है, 2 और 3 ही है. तो यहाँ पर हम वो चीज़ उनको समझाएंगे that in order to get 0 at the units place,
यानी कि लास्ट में अगर 0 चाहिए तो द फैक्टर्स ऑफ द बेस, बेस मतलब 6, द फैक्टर्स ऑफ द बेस नंबर मस्ट include 2 and 5 बोथ, दोनों रहने चाहिए उसमें, सो दैट 10 आ जाए वहाँ पर. बट 6 हैज़ फैक्टर्स only 2 and 3, hence 6 raised to n can never end with 0. Hope this concept is clear, and now we are proceeding to our next question, question number 6. Explain, इसी एक ही क्वेश्चन में ना 2 सब क्वेश्चंस हैं. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and another expression आर कंपोजिट नंबर्स. हमको बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो कंपोजिट क्यों है. एक बार रिकॉल करते हैं कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में फ़र्क क्या था. प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स थे. फॉर एग्जांपल 17, तो 17 के 2 ही फैक्टर्स हैं, एक है 17, दूसरा 1, और कोई फैक्टर 17 के है नहीं. बट इफ़ वी टेक फॉर एग्जांपल 45 इज़ अ कंपोजिट नंबर, उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे. ओके 3 फैक्टर है उसका, 5 फैक्टर है, 9 फैक्टर है, 15 उसका फैक्टर है. तो जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. ओके जबकि प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं. अभी यहाँ पर हमको ये बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है 7 into 11 into 13 plus 13, ये कंपोजिट क्यों है. वाई यू आर एबल टू से दैट दिस एक्सप्रेशन इज़ अ कंपोजिट नंबर. तो जो फंडा अभी हमने डिस्कस किया उसी को यूज़ करके हम प्रूव करेंगे कि ये कंपोजिट है और क्यों है. सी द गिवन क्वेश्चन इज 7 into 11 into 13 plus 13, ये क्वेश्चन है. ठीक है, यहाँ पर प्लस है, रिमेंबर यहाँ पर प्लस है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये एक ग्रुप हो गया और ये दूसरा ग्रुप हो गया. कॉमन नंबर 13 है दोनों ग्रुप्स में, उसे बाहर ले लो आप. एंड देन दी अदर नंबर्स दैट इज 7 into 11 प्लस 13 1 13, ये इधर आ गया. ब्रैकेट के अंदर 7 into 11 दैट इज 77 प्लस 1, 13 into 78, ब्रैकेट का आंसर आया 78. 78 खुद में भी एक कंपोजिट नंबर है. आप चाहें तो उसे फैक्टराइज करके देख सकते हो. 3 2 6, 3 13 and 2. 78 को फर्दर फैक्टराइज किया है हमने, 3 13 and 2 आया. अभी ये जो ऊपर हमें क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हमने पूरा कंप्लीटली प्रोडक्ट फॉर्म में लेकर आया. 13 into 3 into 13 into 2. सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये तीनों 13, 2 और 3 फैक्टर्स हैं गिवन एक्सप्रेशन के. ओके तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं. ये सारे फैक्टर्स ही हैं ना उसके, जो एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सारे उसके फैक्टर्स हैं. और अगर ये उसके फैक्टर्स हैं 2 से ज़्यादा हैं तो ऑफ कोर्स द गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ कंपोजिट नंबर. सिंस द गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 factors, it is a composite number. Now see, in some schools they ask you to multiply all these numbers, and in some books you will find that they stop here itself. It's your wish, if you want to multiply them all, you do it. Otherwise it can be written even this way. Second sub question करते हैं. 7
into 6 into 5 into 4, 3, 2 and then here we have 1 plus 5. यहाँ पर भी लास्ट में आप ऑब्जर्व करोगे कि वो +5 है. We will consider this entire expression as group 1 and this is group 2 क्योंकि बीच में सेपरेशन फॉर्म में प्लस है. इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है? 5. इस 5 को मैं बाहर ले लेती हूँ एज अ कॉमन फैक्टर. बाकी के बचे हुए एक्सप्रेशंस वो अंदर आएंगे. दैट इज 7 into 6, 4, 3 into 2 plus 1. Now 5, let's multiply. One 1,008 plus 1. Here 5 into 1009. ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं. ओके, सो द गिवन एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. जो भी उन्होंने एक्सप्रेशन हमें दिया था हम उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. हेंस द गिवन नंबर इज अ composite number. So we will write that statement. Since the given expression can be expressed as product of primes, it's a composite number. Now we are moving to the last sum of the exercise where we shall meet two children. One is Sonia and other is Ravi. सोनिया और रवि एक सर्क्यूलर पाथ पर साइकिलिंग कर रहे हैं. आर दे डूइंग साइकिलिंग? यस, साइकिलिंग है, रेस है. सी देयर इज अ सर्क्यूलर ट्रैक like this. We have a circular track. मान लो एक पॉइंट है यहाँ पर. रवि और सोनिया दोनों यहाँ से एक राउंड्स लेना शुरू करते हैं इस सर्कुलर पाथ में. क्वेश्चन रीड करते हैं. देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. सोनिया अगर यहाँ से शुरू करती है और पूरा राउंड लेके वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आने के लिए यानी कि एक राउंड कंप्लीट करने के लिए सोनिया को लगते हैं 18 मिनट. दैट इज 18 मिनट्स लग जाते हैं. While रवि टेक्स 12 मिनट्स. हो सकता है रवि थोड़ा फास्ट ड्राइव करता हो, इसके लिए रवि को सिर्फ 12 मिनट लगते हैं पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए, जबकि सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने के लिए. नाउ सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम. दोनों ने यहाँ से ही ड्राइव करना स्टार्ट किया. ओके, दोनों इसी पॉइंट से ड्राइव करना स्टार्ट किया और दोनों ने ही सेम टाइम पर सेम डायरेक्शन में ड्राइव करना शुरू किया. देयर क्वेश्चन इज आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि सोनिया और रवि दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? आप सोच रहे होंगे कि एक जन स्लो चला रहा है, दूसरा जन फास्ट चला रहा है. क्या ऐसा होगा कि दोनों जन दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? और अगर मिलेंगे तो कितने मिनट्स बाद मिलेंगे, ये हमें फाइंड करना है. ओके, ये देखिए, हो सकता है कि सोनिया जो कि स्लो ड्राइविंग कर रही है उसके सिर्फ 2 ही राउंड्स हुए, बट रवि
क्योंकि वो थोड़ा फास्ट ड्राइव कर रहा है, उसके 3 राउंड्स हो गए, तो नंबर ऑफ राउंड्स जो होंगे वो एक के कम दूसरे के ज़्यादा हो सकते हैं, बट इट इज़ पॉसिबल कि दोनों रवि और सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलें। लेकिन कब मिलेंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए ज़रूरत होगी 18 और 12 उसके कॉमन मल्टीपल को निकालने की। कॉमन मल्टीपल मतलब क्या? LCM। यस, हमें LCM फाइंड करना होगा 12 और 18 का, जिससे ये पता चलेगा कि वो दोबारा उस पॉइंट पर कब मिलेंगे। सो LCM ऑफ 12 एंड 18, वी कैन यूज इवन कॉमन डिवीजन मेथड in order to make it simple. 12, 18, 2 6 are 18, 2 9s are 18. So LCM of 12 and 18 is 2 into 3 into 2 into 3. The product is 36। इसका मतलब सोनिया और रवि 36 मिनट्स के बाद में सेम पॉइंट पर आकर के मिलेंगे। सो आई होप आपको एक्सरसाइज 1.1 समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने के पहले उसके फंडामेंटल्स को समझ ज़रूर लेना। डायरेक्टली एक्सरसाइज पर जंप मत करना, वरना सब सर के ऊपर जाने वाला है। सो लेट्स कंटिन्यू। सेकेंड एक्सरसाइज के इंट्रो में हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं चैप्टर का नाम रियल नंबर्स। कौन से नंबर्स को बोला जाता है कि ये रियल नंबर्स हैं? सी, सारे वो नंबर्स जिनको आप नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर सकते हो वो होते हैं रियल नंबर्स। आपको याद होगा कि 9th स्टैंडर्ड में एक स्पाइरल मेथड था जिससे आप √5 को नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर सकते थे। फिर एग्ज़ाम में कोई भी नंबर आता था, √11, √17 आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता था। इस वजह से सारे इर्रेशनल नंबर्स जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, इसलिए वो रियल नंबर्स के कैटेगरी में आते हैं। ऑल द इर्रेशनल नंबर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल नंबर्स। Likewise, rational numbers can also be expressed on a number line. Hence, rational numbers are also रियल नंबर्स। अभी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं हम दोनों नंबर्स को। हमने ये भी सीखा है रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप p/q फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि उसे फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। तो सारे वो नंबर्स जिनको आप p/q में लिख सकते हो वो रैशनल होते हैं, बट इर्रेशनल नंबर्स p/q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ये इनका एक मेजर डिफरेंस है रैशनल में और इर्रेशनल में। When we say that all those numbers that can be expressed in p/q form where q is not equal to 0 is come under the category of rational। ये ऐसा क्यों बोला जाता है q is not equal to 0? क्योंकि ऐसे जो भी नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर 0 हो वो डिफाइंड ही नहीं है, इसके लिए वो रैशनल नंबर्स में नहीं आते हैं। ओके, सो दिस वॉज एन इंट्रोडक्शन अबाउट रैशनल एंड इर्रेशनल। एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 46/7 ये हो गया एक रैशनल नंबर क्योंकि वो p/q फॉर्म में है। 0 कैन बी रिटन एज 0/1। सो इसलिए क्योंकि 0 को भी आप फ्रैक्शन में लिख पा रहे हो वो रैशनल नंबर के कैटेगरी में आएगा। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 49, since 49 is a perfect square, it can be written as 7 and 7 can be expressed as 7/1. Hence, square root of 49 is a rational number. What if I had square root of 51? Now see, 51 is not a perfect square, so I can't like get the answer in a proper टर्मिनेटिंग फॉर्म। उसका आंसर तो आएगा बट एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आंसर आएगा जो कि इर्रेशनल के कैटेगरी में आता है। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल √7 इर्रेशनल हो गया, √14 इर्रेशनल हो गया, बट इफ आई टेक √16 सिंस 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर तो वो 4 बन जाएगा, फिर वो रैशनल हो जाएगा। तो √16 इज रैशनल, ये इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल है, √5 इर्रेशनल है। 10th स्टैंडर्ड में रूट्स के फॉर्म में नंबर्स को रैशनल समझना या इर्रेशनल समझना इतना काफ़ी है।
आगे बढ़ने के लिए। See, the very first question in the exercise 1.2 is prove that square root of 5 is an irrational number. अभी हमने इंट्रोडक्शन में देखा ही कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक इरेशनल नंबर होगा क्योंकि 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट हमें इसे काफ़ी डिटेल में अभी एक्सप्लेन करना है, प्रूव करके दिखा देना है कि रूट 5 जो है ना वो इरेशनल ही होता है। लेकिन इसे प्रूव करना आसान नहीं है, काफ़ी सारी लंबी स्टेप्स लिखने के बाद में, समझाने के बाद में आप प्रूव कर पाओगे कि रूट 5 जो है वो इरेशनल होता है। हम उस सॉल्यूशन की तरफ अभी प्रोसीड करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से रूट 5 को इरेशनल प्रूव कर सकते हो। बट आई नेवर बिगिन विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन बिफोर एक्सप्लेनिंग सर्टन कॉन्सेप्ट्स। देखो, अगर आपको ये 3 चीज़ें जो मैंने स्क्रीन पे लिखी हैं, अगर ये 3 अच्छे से समझ में आ गई तो ही आपको वो क्वेश्चन समझ में आएगा, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। अगर आपको ये तीनों नहीं समझी हैं, उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है 1.2 का फर्स्ट, वो सॉल्यूशन आपके सर के ऊपर जाएगा, बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। इसलिए जो मैं अभी 3 फंडाज आपको समझा रही हूँ उसमें आप मेरे साथ रहिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए। नंबर 1 थिंग, को प्राइम नंबर्स। क्या आप जानते हो कि को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? प्राइम नंबर्स हमको पता है, ओके, वो सारे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 ही होते हैं उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। बट को प्राइम किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, को प्राइम को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बेस बनने वाला है आपके प्रूफ का। फॉर एग्जाम्पल 12/16 ये एक फ्रैक्शन है। 12/16 ये एक फ्रैक्शन है। अभी अगर मैं इसे कैंसिल करना चाहूँ, ऊपर नीचे कट करना चाहूँ, तो मैं 4 के टेबल से कट कर सकती हूँ। 4 3s are 12, 4 4s are 16. I had been able to do this cancellation because I knew that 4 is a common factor of both. मुझे पता था कि 4 दोनों का फैक्टर है, इसलिए वो कट करेगा। तो 12 और 16 दोनों 4 के टेबल से कैंसिल हो सकते थे। बट मान लो 12 लिया और यहाँ पर ले लेते हैं 17, क्या इससे हम कैंसिल कर पाएंगे 12 और 17 को? देन द आंसर इज़ नो, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर विच कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम। ओके, 12 और 17 को डिवाइड करने वाला कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जिसे आप ऊपर नीचे कट कर सको। तो ये जो 2 नंबर्स हैं, भले उसमें से 12 कंपोजिट है, ओके, 12 इज कंपोजिट, 17 इज प्राइम। Although one number is composite, the other is prime, but together they will be called as co-prime numbers क्योंकि उनका कोई भी common factor नहीं है। I hope it is clear। जब भी 2 numbers का आपस में कोई common factor नहीं है उसे हम कहते हैं co-prime। फिर भले ही उसमें एक composite हो, एक prime हो, या फिर दोनों ही composite हो। चलो हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक लेते हैं 51, दूसरा लेते हैं 16। 51 और 16 आप जानते हो, 51 कंपोजिट नंबर है, 17 3s are, 16 भी कंपोजिट नंबर है। बट डू यू हैव अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ऑफ दीज 51 और 16? क्या किसी भी टेबल से कटेंगे? नहीं कट सकते, ओके, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों का कॉमन फैक्टर हो। तो भले ही दोनों कंपोजिट हैं, बट 51/16 टुगेदर विल बी कंसीडर्ड एज को प्राइम नंबर्स क्योंकि उनका कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया कि को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। ओके, जब भी
उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तब उन्हें हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अलजेब्रिक टर्म्स में भी इसको समझ लेंगे तो हमको सम करने में आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल a/b लिखा मैंने, ऐसा कोई भी वेरिएबल या नंबर नहीं है जो a और b को डिवाइड कर सके, तो वो को प्राइम कहलाएंगे। बट मान लो 5 ऐसा नंबर है, a को भी कट कर सकता है, b को भी कट कर सकता है, ओके। इन दैट केस यानी कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ a, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ b, दोनों का फैक्टर है, तो वो को प्राइम नहीं होंगे। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हम नंबर्स की जगह पर a और b फेस करने वाले हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ अगर वो को प्राइम है a/b, तो उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इंट्रोडक्शन का दूसरा पॉइंट, इसे भी समझना ज़रूरी है। अगर ये समझ गए तो प्रूफ इजीली समझ आएगा आपको। इफ़ 2 डिवाइड्स 16, 2 डिवाइड्स स्क्वायर रूट ऑफ 16 एज वेल। यहाँ पर मैंने 2 और 16 का एग्जाम्पल लिया है, कोई भी नंबर्स हम ले सकते हैं। मान लो 2 डिवाइड करता है 16 को, ओके, उसका रिमाइंडर 0 आएगा प्रॉपरली। 2 अगर 16 को डिवाइड करता है ना, तो 2 उसके स्क्वायर रूट को भी ज़रूर डिवाइड करेगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। तो यस, 2 उसके स्क्वायर रूट को भी प्रॉपरली डिवाइड करता है, उसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 16 हम जानते हैं, लेट्स टेक स्मॉलर नंबर सो दैट यू अंडरस्टैंड इजीली। 4 डिवाइड्स 64, हम सब जानते हैं 4 64 को बड़ी आसानी से डिवाइड कर सकता है। देन आई कैन क्लेम दैट 4 विल डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ 64 ऑल्सो। स्क्वायर रूट ऑफ 64 को भी वो डिवाइड करेगा ही करेगा। 4 डिवाइड्स स्क्वायर रूट ऑफ 64, स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होगा? 8। तो क्या 8 को 4 इजीली डिवाइड कर लेता है? द आंसर इज येस। तो ये फंडा हमारा क्लियर है कि इफ़ 2 डिवाइड 16, 2 डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ 16 एज वेल। बट हमारे क्वेश्चन में नंबर्स नहीं होंगे। हमारा जो हम सम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें कुछ इस तरीके से आप देखोगे। इफ़ 5 डिवाइड्स a का स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। सम में यही चीज़ समझ में नहीं आती है जब हम वो प्रूव कर रहे होते हैं, रूट 5 को इरेशनल प्रूव करो, बट अभी आपको वो समझ में आएगी क्योंकि हमने नंबर्स का एग्जाम्पल लिया। सम जब हम करेंगे यहाँ पर a होगा, किसी नंबर की जगह पे यहाँ पे a होगा। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। इफ़ 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, 5 डिवाइड्स a ऑल्सो, ऐसा हम लिखने वाले हैं। सो आई होप उस वक्त आपको दिक्कत नहीं होगी इसे समझने के लिए। Next thing to understand is, if 5 is divided by a, there may be some quotient which is equal to c. कोई भी एक नंबर है, let's assume 40 है। 40 को अगर 5 डिवाइड करता है, कुछ तो इधर क्वोशंट आएगा, राइट? द क्वोशंट इज 8। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, 5 8 ज़ा 40, वी नो if 40 is divided by 5 the quotient is 8. But what if I say 40 को डिवाइड नहीं करना है, a को डिवाइड करना है। If a is divided by 5 there will be some quotient, यहाँ पे नंबर नहीं है, ओके, यहाँ पर वेरिएबल है a। तो यहाँ पर हम क्वोशंट को रेफर करेंगे इन टर्म्स ऑफ c। हम कह देंगे कि जो क्वोशंट है ना वो c है, क्योंकि हमें नंबर ही नहीं पता, नंबर अलजेब्रिक टर्म्स में है, वेरिएबल है वो a। तो इसके लिए क्वोशंट को भी हमको वेरिएबल फॉर्म में लेना है कि चलो जो क्वोशंट है वो c है। तो लेट्स सम अप हियर, हम सम अभी स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये 3 चीज़ें अच्छे से समझ आ गई तो ओके। Let's begin the most difficult question of the entire chapter. Prove that root 5 is an irrational number.
अभी इसका जो प्रूफ है ना वो एक इनडायरेक्ट प्रूफ है। इनडायरेक्ट प्रूफ किसे कहते हैं? जैसे कि मुझे प्रूव करना है, लेट्स प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। मैं शुरुआत ही उल्टी करूँगी, जैसे कि लेट्स अज्यूम दैट √5 इज़ अ रैशनल नंबर। यहाँ से शुरुआत करेंगे, उल्टी शुरुआत करेंगे, इवेंचुअली टुवर्ड्स द एंड विल कम टू नो कि अरे भाई √5 तो रैशनल हो ही नहीं सकता, वो इरेशनल होगा। तो जब इस तरीके से उल्टी शुरुआत होती है ना, तब उसे कहते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ। तो हमारा क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, और मैं अभी उल्टा लिखने वाली हूँ, लेट्स अज्यूम दैट √5 इज़ अ रैशनल नंबर। Let's assume that √5 is a rational number। अभी रैशनल नंबर है तो उसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। इज अ रैशनल नंबर विच कैन बी expressed as a/b, where, क्योंकि रैशनल है तो आप उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हो, where a and b are co-prime integers। अजम्पशन को बिल्कुल भी आप हल्के में मत लेना। आप ध्यान में रखो कि हमने क्या अज्यूम किया है। हमने अज्यूम किया है कि √5 एक रैशनल नंबर है। रैशनल है तो उसे आप a/b में लिख सकते हो, बट a एंड b इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स तो हैं ही हैं, वो को-प्राइम इंटीजर्स हैं। को-प्राइम रिकॉल करो, को-प्राइम का मतलब क्या बताया था मैंने कि a/b, इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि वो को-प्राइम इंटीजर्स हैं। अगर को-प्राइम इंटीजर्स उसको मैंने अज्यूम किया है तो आई शुड नॉट गेट अ नंबर विच डिवाइड्स a विच डिवाइड्स b ऑल्सो। ऐसा कोई नंबर मुझे मिलना नहीं चाहिए बिकॉज वो को-प्राइम है। लेट्स सी, बिकॉज यही स्टेटमेंट एक गेम चेंजर का काम करने वाली है। सो वी हैव अज्यूम्ड दैट √5 इज अ रैशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a/b। सो आई कैन राइट दैट √5 इज इक्वल टू a/b। अभी b को सिंप्लीफिकेशन थोड़ा करेंगे, b को लेफ्ट में लेके जाइए। सो b √5 इज इक्वल टू a। b वहाँ चला गया, मल्टीप्लाई किया। अभी आपको रूट दिख रहा है, रूट से हमें उसे फ्री करना है, इसलिए हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे अभी। सो b√5 रेज़ टू 2 इक्वल्स टू a²। ये स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स किया। अभी ये स्क्वायर b को भी मिलेगा, √5 को भी मिलेगा। √5 बिकम्स 5 एंड दिस बिकम्स b² इज इक्वल टू a²। होप ये सिंप्लीफिकेशन आपको समझा। एक बार फास्ट रिवाइज करवा देती हूँ। आवर अजम्पशन वाज दैट √5 इज इक्वल टू a/b। सिर्फ b को वहाँ शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट होने के बाद में हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर रहे हैं, ओके। सो स्क्वायरिंग करने के बाद में LHS हो गया 5b² और RHS है a²। अभी इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखो, इट इज़ लाइक 5b² इज इक्वल टू a², ऐसा मुझे दिख रहा है। इसका मतलब 5b² के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर में क्या आ रहा है, a²। दिस इंडिकेट्स कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ a², क्योंकि 5b² से मल्टीप्लाई हो रहा है तो a² आ रहा है ना, इसलिए हम कहेंगे 5 डिवाइड्स
आई एम राइटिंग 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, बिकॉज 5 बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर ला रहा है, हैंस 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। इंट्रोडक्शन के दूसरे पार्ट में आपको मैंने बताया था कि इफ 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर 5 विल डिवाइड ए ऑल्सो, क्योंकि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसलिए। सो 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो। इसको हम येलो बॉक्स में रखते हैं क्योंकि ये सेंटेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जब हम कहते हैं 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो। फटाफट से एक रिवीजन कर लेते हैं। वी हैव अज्यूम्ड √5 अ रैशनल नंबर विच कैन बी रिटन एज a अपॉन b। b लेटर इज शिफ्टेड टू LHS, √5 से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद में आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लो। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करने के बाद में 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। हियर वी क्लेम दैट 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, हैंस 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। अब मैंने आपको बताया था कि अगर a इज बीइंग डिवाइडेड बाय 5, कुछ तो कोशेंट आएगा यहाँ पर, ओके उस कोशेंट को हम लोग c अज्यूम कर लेते हैं, ओके उस कोशेंट को मान लो इधर a है, इधर c आया कोशेंट। सो इसे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, ऐसा लिखा जाता है ना। सो डिविडेंड इज a, डिवाइजर क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, कोशेंट क्या है c, ओके इसका मतलब ये है कि अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है तो कोई तो कोशेंट आ जाएगी पिक्चर में, दैट इज c। तो अगले स्टेप में यही लिखने वाले हैं हम, hence a is equal to 5c, c being quotient। ओके सो a इक्वल टू 5c। अभी इसे भी आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दीजिए। व्हेन वी डू स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स दिस बिकम्स a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 c स्क्वायर। a स्क्वायर पहले भी एक बार पिक्चर में आ चुका है यहाँ पर। a स्क्वायर वॉज इक्वल टू वॉट, इट वॉज इक्वल टू 5b स्क्वायर। यहाँ पर इस a स्क्वायर को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे बाय 5b स्क्वायर। जहाँ a स्क्वायर है उसकी जगह पर लिख दिया 5b स्क्वायर। इसका रीज़न लिखेंगे फ्रॉम 1, क्योंकि 1 में हम बोल चुके हैं कि a स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर है, तो यहाँ पर आकर हमने वो सब्सटीट्यूशन कर दिया। 5 को उस तरफ भेजिए, डिवीजन होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अभी इसे ऑब्जर्व करिए, हमें क्या मिला है b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। इसका मतलब 5 अगर c स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है तब क्या आता है b स्क्वायर। इसका मतलब 5 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, हैंस 5 विल डिवाइड b ऑल्सो। जैसे यहाँ पर किया था हमने वही चीज़ अभी वहाँ हो रही है। जैसे हमने कहा था 5 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स a ऑल्सो, वही यहाँ पर होगा। 5 c स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए b स्क्वायर आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे 5 डिवाइड्स b, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, हैंस 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। इसे भी येलो बॉक्स में रखते हैं। अभी आप दोनों येलो बॉक्सेस को ध्यान से पढ़िए। यहाँ हमें क्या मिला है 5 डिवाइड्स a और यहाँ मिला है 5 डिवाइड्स b। इसका मतलब 5 दोनों को डिवाइड करता है, a को भी और b को भी। बट a और b का कोई कॉमन फैक्टर, कॉमन डिवाइज़र होना चाहिए था क्या?
क्योंकि वो दोनों कैसे थे, वो दोनों तो को प्राइम थे। अगर ए और बी को प्राइम थे तो 5 ऐसे कहाँ से आ सकता है जो दोनों को डिवाइड कर सके। ओके, सो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया अभी कि 5 इज़ अ कॉमन डिवाइजर ऑफ ए, इट्स अ कॉमन डिवाइजर ऑफ बी एज वेल। ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है, उसी को अभी हमें एक्सप्रेस करना है। ए, here we will write A and B being co-prime integers may not have a common factor or divisor, common divisor 5, then why this contradiction has arisen? This contradiction यानी ये जो उलझन है वो क्यों आ गई? This contradiction has arisen due to a wrong assumption, यानी हम कह रहे हैं कि ये उल्टी चीज़ इसलिए आ गई है क्योंकि हमारा अजम्पशन ही गलत है। ड्यू टू अ रॉन्ग अजम्पशन दैट रूट 5 इज रैशनल। Hence, it is proved that root 5 is an irrational number. होप आपको ये समझ में आया होगा। हम क्वेश्चन 2 की तरफ। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। सी, रूट 5 को हम ऑलरेडी इर्रेशनल प्रूव कर चुके हैं। अभी इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है 3 + 2 रूट 5 जो है वो इर्रेशनल है। सी, इस सम में आपको अज्यूम करना है कि रूट 5 इर्रेशनल है। ओके, तो जो भी हमने प्रीवियस स्क्रीन पर यहाँ पर जो भी वर्किंग की थी वो सिर्फ और सिर्फ रूट 5 के लिए थी कि रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव करना था। लेकिन इस सम में ये दिया हुआ रहता है कि ये इर्रेशनल है। हमें प्रूव क्या करना है? दैट सम ऑफ एन इर्रेशनल नंबर एंड अ रैशनल नंबर इज इर्रेशनल। ये हमको प्रूव करना होता है कि भाई रूट 5 इर्रेशनल है, वो क्वेश्चन में दिया है। समझो, आपको 3 जो कि रैशनल है उसे ऐड कर दिया एक इर्रेशनल के बाद, तो इर्रेशनल नंबर ही फॉर्म होगा, वो हमें प्रूव करना है। इन फैक्ट दिस क्वेश्चन इज़ क्वाइट ईजियर देन द प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको रूट 5 के ऊपर कोई वर्किंग दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो इर्रेशनल दिया हुआ है। फाइन, सो स्टेप्स कुछ लगभग सेम है जैसे प्रीवियस सम में थी। पिछले सम में हम लोग मेंशन कर रहे थे को प्राइम इंटीजर्स, क्योंकि उनको को अजम्पशन में को प्राइम लिखना ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वही बेस बना हमारे लिए ये प्रूव करने के लिए कि रूट 5 इर्रेशनल है। लेकिन इस सम में हमको को प्राइम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स अज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 is a rational number that can be expressed as A upon B, where A and B are integers. हमने अज्यूम कर लिया है ये। नाउ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है। 3 + 2 रूट 5 शुड बी इक्वल टू A अपॉन B। आगे के स्टेप्स में आपको सिंपली 3 और 2
उनको हटाना है यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से 3 और 2 चले जाने चाहिए, क्योंकि हमारा पर्पज़ ये है कि लेफ्ट साइड में सिर्फ सर्ड बचना चाहिए, इर्रेशनल नंबर बचना चाहिए जो कि है √5। ओके, सो बारी बारी से 3 और 2 को राइट में शिफ्ट करेंगे। a/b, पहले 3 वहाँ गया, -3 हो गया। यहाँ पर एलसीएम करेंगे, ओके। अभी 3 शिफ्ट हो चुका है, अभी 2 को भी हम शिफ्ट करेंगे। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ भेजोगे तो डिवाइड करेगा, यानी कि b के साथ जुड़ जाएगा। सो √5 इज इक्वल टू a-3b अपॉन 2b। नाउ ऑब्जर्व क्लियरली, हमारे अजम्पशन में a और b कौन थे? इंटीजर्स थे, राइट। अगर a और b इंटीजर्स थे तो राइट हैंड साइड पूरा एक कंप्लीटली रैशनल एक्सप्रेशन हो गया, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये तो इर्रेशनल एक्सप्रेशन है। एक इर्रेशनल नंबर कैसे हमें सेम आ गया एक रैशनल नंबर के? ये तो नहीं होना चाहिए। राइट में सारे रैशनल और लेफ्ट में इर्रेशनल, तो ये इक्वलिटी आ कहाँ से गई? बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग अजम्पशन। हमारा अजम्पशन ही गलत है कि √3 + 2√5 रैशनल है। तो इसी तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है। वी विल राइट √5 is an irrational number because it is given in the question itself. √5 is an irrational number, whereas a and b being integers, a-3b upon 2b, it's a rational number. तो एक रैशनल इर्रेशनल के इक्वल आ क्यों गया? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग assumption hence 3 + 2√5 is an irrational number. क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरह के दूसरे 3 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। पैटर्न यही रहेगा। इसी तरीके से आपको शुरू में अजम्पशन बताना है, फिर दिए हुए एक्सप्रेशन को a/b के इक्वल करके सिंप्लीफाई करना है। लास्ट में स्टेटमेंट्स भी सेम आएंगी, शुरू का पार्ट सेम है, कंक्लूजन सेम है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की जो स्टेप्स हैं यहाँ से लेकर के वो हर सम में अलग अलग मॉडिफाई हो जाएंगी। इसलिए आने क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरीके से और 3 क्वेश्चंस हैं, सेम वैसे ही करना है। पहले अजम्पशन करना है, उसके बाद में थोड़े सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स करने हैं और कंक्लूजन देना है। तो मैंने इंट्रोडक्शन का अजम्पशन और कंक्लूजन कॉपी पेस्ट पहले से करके रखा है। लेट्स सी दी सिंप्लीफिकेशन पार्ट। यहाँ पर ये अजम्पशन है, लेट्स अज्यूम दैट 1/√2 इज़ अ रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल है तो आई कैन राइट दिस एज a/b। मुझे √2 को अकेला छोड़ना है, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a मल्टीप्लाइज टू √2, बट मुझे तो √2 को अकेला छोड़ना है, a इधर आएगा। अभी आप यहाँ पर नोटिस करोगे b/a ऑन द लेफ्ट, √2 ऑन द राइट। b और a अगर इंटीजर्स हैं तो क्या हो गए? रैशनल। √2 तो इर्रेशनल, लेकिन ये एक इर्रेशनल नंबर एक रैशनल के इक्वल हो कैसे गया? बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग अजम्पशन। वही यहाँ पर आपको लिख देना है। इन नेक्स्ट सम सेम, द क्वेश्चन इज डिफरेंट, इट इज 7√5। वी विल राइट 7√5 इक्वल टू a/b। नाउ 7 को उस तरफ भेज दीजिए, a/7b।
राइट हैंड साइड एक रैशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि a और b इंटीजर्स हैं, जबकि √5 इरेशनल है। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, इरेशनल इक्वल टू रैशनल, हैंस यहाँ पर कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट आएगा। हियर 6 + 2√5 इक्वल्स टू a/b। ओके, 6 को पहले शिफ्ट कर दीजिए राइट में, एलसीएम करो, 2 शिफ्ट होगा तो √5 इक्वल्स टू a - 6b/2b। तो लेफ्ट में √5 है जो कि इरेशनल है, राइट का एक्सप्रेशन रैशनल है। सो स्टेटमेंट का कंक्लूजन का स्टेटमेंट आएगा कि एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू अ रैशनल नंबर, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग। सो हियर वी रीच टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स कि आपने इतना पेशेंस रखा और आप लास्ट तक पहुँचे। बट रिमेंबर, हमारा अगला वीडियो आएगा काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके जो हमारे रेफरेंस बुक के होंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी।